हाय फ्रेंड्स, मैं अजय आप लोगों का आदिशक्ति एकेडमी पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोगों का भारत के प्राचीन इतिहास के अंतर्गत चैप्टर 15 मौर्य साम्राज्य जो है, इसके अंतर्गत इसके महत्वपूर्ण टॉपिक्स क्या क्या हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो चीज़ें जानेंगे। तो फर्स्ट हमारा जो लूसेंट में दिया गया है वो, उसके बाद जो अदर्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो अदर बुक्स में हैं उनको शामिल किया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो फ्रेंड्स, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं हम लोग अपना चैप्टर। फर्स्ट पॉइंट जो दिया गया है, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म जो है वो 345 ईसा पूर्व में हुआ था। यानी मौर्य वंश के संस्थापक जो थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनका वो थे और उनका जन्म जो है वो 345 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है, जिसकी पहचान जो है विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। यानी जस्टिन जो इतिहासकार थे, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को जो है वो सेंड्रोकोटस कहा और इसकी पहचान जो है विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की है। नेक्स्ट हमारा है, विशाखदत्त द्वारा कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रसल शब्द का प्रयोग किया गया है। विशाखदत्त ने अपनी मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए जो है वो ब्रसल शब्द का प्रयोग किया है और ब्रसल का जो अर्थ होता है वो निम्न कुल में उत्पन्न। नेक्स्ट हमारा है, घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध राजनीति से है। यानी जो नंद वंश का अंतिम सम्राट घनानंद था, उसको हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री भी चाणक्य बना। इसके द्वारा लिखित पुस्तक का नाम जो है वो अर्थशास्त्र है और अर्थशास्त्र जो है वो राजनीति पर आधारित पुस्तक है। सेकंड पॉइंट, उसके बाद हमारा जो पॉइंट्स है, चंद्रगुप्त मगध की गद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त जो है वो मगध की गद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा था और चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट हमारा है, चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेला नामक स्थान पर बिताया था। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कर्नेलिया की शादी जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात एवं मरकान चंद्रगुप्त को दे दिए। तो फ्रेंड्स, ये भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है कि सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को कौन कौन से प्रांत प्रदान किए थे संधि के अंतर्गत, तो काबुल, कांधार, हेरात एवं मकरान। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हथियारों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता है, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्य हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। उनके खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। पाटलिपुत्र के बारे में, पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है, जिसमें 570 बुर्ज हैं और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिले वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ का यानी लकड़ी का बना है, जिससे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और
चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। यानी मेगास्थनीज ने जो है वो उस समय के सम्राट के लिए जनता का क्या विश्वास था, जनता और उसकी सुरक्षा के लिए क्या क्या प्रबंध किए जाते थे, और पाटलिपुत्र के नगर के विषय में व्याख्या की है। नेक्स्ट हमारा है चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच युद्ध का वर्णन जो है वो स्पियानस ने किया है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। नेक्स्ट पॉइंट जो है चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणग्राम बेला में उपवास द्वारा हुई। नेक्स्ट हमारा बिंदुसार, जो मौर्य वंश का दूसरा शासक था बिंदुसार, उसके बारे में जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। उसे अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। अमित्रघात का अर्थ है शत्रु विनाशक। बिंदुसार अजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। एक नोट दिया गया है, अजीवक संप्रदाय की स्थापना माखलीपुत्र घोषाल ने की थी। या फ्रेंड्स हम लोगों ये पॉइंट मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। नेक्स्ट हमारा है वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। यानी वायु पुराण में बिंदुसार का जो नाम मिलता है वो भद्रसार मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रेबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत भेजा था। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। यानी जैन ग्रंथ में जो बिंदुसार का नाम मिलता है वो सिंहसेन के नाम से मिलता है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला जो सिंध एवं झेलम नदी के बीच का क्षेत्र है उसे कहा जाता है, में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा था। एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस फर्स्ट से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। नेक्स्ट पॉइंट, बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्रिपरिषद थी, जिसका प्रधान खलटक था। नेक्स्ट हमारा है अशोक के विषय में। अशोक जो कि मौर्य वंश का तृतीय और सबसे प्रतापी राजा माना जाता है। तो अशोक के विषय में जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, फर्स्ट, बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ था, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी यानी दिव्यावादन के अनुसार जो है वो सुभद्रांगी मिलता है। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। मस्की, गुर्जरा, नेतुर एवं उडे गोलम के लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। यानी मस्की, गुर्जरा, नेतुर और उडे गोलम के लेखों में जो है वो अशोक के नाम का उल्लेख किया गया है। कर्नाटक के गुलबर्गा जिले के कनगनहल्ली से जो है प्राप्त उभारदार मूर्तिशिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रायो अशोक उल्लेखित है। यानी राजा अशोक उल्लेखित है। यह हमें गुलबर्ग जिला के कन्ननहल्ली से प्राप्त मूर्तिशिल्प शिलालेख से मिलता है। नेक्स्ट हमारा है ब्राहु अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। पिलनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस जो है यानी टॉलमी द्वितीय जिसको कहा जाता है, ने पाटलिपुत्र में डियोनिसियस नाम का एक राजदूत भेजा था। नेक्स्ट पॉइंट, उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। यानी उपगुप्त ने जो है वो अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। नोट, अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कल्हण के रजत रंगड़ी से पता चलता है कि वह
शैव धर्म का उपासक था। निग्रोध के प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म को अपनाया। अहरौरा लेख में यह घोषणा की गई है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट पॉइंट, अशोक एक उपशासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोधगया की और 12वें वर्ष निगाली सागर की एवं 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी। नेक्स्ट पॉइंट जो है, अशोक ने आजीविकों के रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया, जिनका नाम कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है तथा महापात्रों को आजीविकों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। बौद्ध परंपरा और उनकी लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, भारत में शिलालेख का प्रचलन जो है सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी, खरगोष्ठी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से जो है अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है। खरगोष्ठी लिपि का अभिलेख जो है वो शहबाजगढ़ी एवं मनसेहरा पाकिस्तान से और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। खरगोष्ठी नोट है, खरगोष्ठी लिपि जो है वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। नेक्स्ट हमारा है, अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख और तीसरा गुहा लेख। यानी अभिषेक के जो अभिलेख हैं उन्हें 3 भागों में बांटा गया है, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। अशोक के शिलालेख की खोज जो है वो 1750 ईस्वी में पोद्रेटी फेंथलर ने की थी। इनकी संख्या 14 है, यानी अशोक के जो शिलालेख हैं उनकी संख्या टोटल जो है 14 है। अशोक के शिलालेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता जो है वो 1837 ईस्वी में जैसे प्रिंसेप को ही, यानी अशोक के शिलालेखों को जो है अभिलेखों को जिसने सबसे पहली बार पढ़ा वो 1837 में जोसेफ प्रिंसेप था। नेक्स्ट हमारा है, अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनमें वर्णित विषय। तो पहला जो है वो इसमें पशुबल की निंदा की गई, पहले शिलालेख में जो है वो पशुबल की निंदा की गई है। दूसरा जो है शिलालेख मनुष्य व पशुओं दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। यानी अशोक के दूसरे शिलालेख में जो है वो मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया। और अशोक के तीसरे शिलालेख में इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5 वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। यानी अशोक का तीसरा अभिलेख जो है वो अशोक के राजाधिकारी जो है वो अपने क्षेत्र का दौरा किया करें हर 5वें वर्ष के उपरांत, और कुछ धार्मिक नियमों का उल्लेख किया है। ये तीसरे में हुआ। चौथा जो शिलालेख है इसमें भोरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। भोरी घोष यानी युद्ध की जगह जो है चौथे अभिलेख में जो शिलालेख है उसमें जो है भोरी घोष यानी युद्ध की जगह जो है वो धर्म घोष की घोषणा की गई। अब 5वां जो शिलालेख है उसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। यानी 5वां शिलालेख अशोक का जो है वो धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी देता है। और 6वां शिलालेख जो है इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। और 7वां व 8वां जो शिलालेख है इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख मिलता है। यानी 7वें और 8वें शिलालेख में अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया। और 9वां शिलालेख जो है अशोक का उसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। और अशोक का जो 10वां शिलालेख है उसमें अशोक ने आदेश दिया है
कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचेंगे। और 11वां शिलालेख जो है इसमें धर्म की व्याख्या की गई है, यानी 11वां शिलालेख में जो है वो धर्म के विषय में व्याख्या की गई है। और 12वां शिलालेख जो अशोक का है उसमें जो है स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात की गई है। अशोक का 13वां जो शिलालेख है इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में 5 युवान राजाओं के नाम का उल्लेख है जहां उसने धर्म प्रचारक भेजे। और अशोक का जो 14वां शिलालेख है वो संबंधित है अशोक ने जनता की धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया, इससे संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या जो है वो 7 है, यानी शिलालेख 14 और स्तंभ लेखों की जो संख्या है वो 7 है जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। और अशोक के स्तंभ लेख जो है वो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं, यानी अशोक के स्तंभ लेख जो है वो 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए। प्रथम है प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग स्तंभ लेख यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया, यानी प्रयाग स्तंभ लेख जो है ये पहले कौशाम्बी में था, बाद में अकबर ने इसे इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया। दूसरा जो स्तंभ लेख है वो दिल्ली टोपरा का यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया, यानी दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख जो है इसे फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा से दिल्ली के लिए ले आया। नेक्स्ट हमारा है तीसरा जो स्तंभ लेख है दिल्ली मेरठ में स्थित यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया, यानी जो है दिल्ली मेरठ अभिलेख भी जो है फिरोज शाह ने जो है वो मेरठ से दिल्ली को मंगवाया और दिल्ली में स्थापित किया। और चौथा जो है वो रामपुरवा यह स्तंभ लेख जो है चंपारण बिहार में स्थित है। इसकी खोज जो है 1872 में कार्ल लॉयल ने की थी। नेक्स्ट 5वां जो है वो लौरिया ओरेराज है। लौरिया ओरेराज जो है वो चंपारण बिहार में स्थित है। 6वां जो है लौरिया नंदगढ़ है जो चंपारण बिहार में इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना है। नेक्स्ट मौर्य प्रांत और राजधानी, एक छोटा सा बॉक्स में मौर्य प्रांत कौन से थे और उनकी राजधानी कौन थी। तो प्रथम मौर्य प्रांत जो था उत्तर पथ की राजधानी जो थी वो तक्षशिला थी और अवंती राष्ट्र की राजधानी जो थी वो उज्जैनी थी और कलिंग की राजधानी जो थी वो तोसली थी और दक्षिण पथ की राजधानी जो थी वो सुवर्णगिरि थी और प्रासी यानी पूर्वी प्रांत जो था उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट पॉइंट कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है, यानी जो कौशाम्बी का अभिलेख था जिसे इलाहाबाद में अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया है उसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुद्रमदेई का है। इसमें लुम्बिनी में धर्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर जो घटाकर 1/8 भाग कर दिया गया और लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर माफ कर दिया गया। नेक्स्ट हमारा है महास्थान, यानी बांग्लादेश से प्राप्त सहगौरा का ताम्रपत्र अभिलेख में मौर्य काल में अकाल सूखा जैसे दैव प्रकोप के समय द्वारा राजा द्वारा राहत कार्य के लिए किए जाने विवरण प्राप्त होता है। नेक्स्ट हमारा है प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। प्रथम पृथक शिलालेख जो है उसमें यह घोषणा की गई है अशोक के द्वारा कि सभी मनुष्य जो हैं वो मेरे बच्चे हैं। नेक्स्ट हमारा अशोक का सारेकूना यानी कंधार अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषा में प्राप्त हुआ है।
नेक्स्ट हमारा, साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफी जांचा परखा जाता था, जिसे उपाधा परीक्षण कहा जाता था। यानी साम्राज्य का मुख्यमंत्री या पुरोहित जो नियुक्त किया जाता था, नियुक्त करने से पहले जो है इनके चरित्र को जांचा परखा जाता था, और उस जांच परख जो की जाती थी उसे उपाधा परीक्षण कहा जाता था। नेक्स्ट जो है, सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। यानी सम्राट के सहायता के लिए जो मंत्रिपरिषद थी, इसकी संख्या 12, 16 या 20 हो सकती थी या होती थी। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख किया गया है। अर्थशास्त्र पुस्तक जो है कौटिल्य द्वारा रचित, उसमें जो है अधिकारी, शीर्षस्थ जो अधिकारी था उसके लिए तीर्थ शब्द का उल्लेख किया गया है, जिसे महामात्र भी कहा जाता था। और शीर्षस्थ यानी तीर्थ अधिकारी जो होता था उसे महामात्र भी कहा जाता था। इनकी संख्या जो है टोटल 18 थी। अर्थशास्त्र में 4 जासूस को कहा गया है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। यानी अशोक के समय जो है टोटल 5 प्रांत थे, और प्रांतों को उस समय जो है वो चक्र नाम से संबोधित किया जाता था। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे, और प्रांत का शासक जो है वो कुमार होता था, और कुमार को ही आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहा जाता था। नेक्स्ट हमारा है, प्रांतों का विभाजन। प्रांतों के विभाजन के विषय में किया गया था, जो विस्पति के अधीन होता था, और प्रांतों का विभाजन जो है वो विषय के रूप में किया गया था, और विषय का जो मेन अध्यक्ष होता था वो विस्पति होता था। विषय जो है वो विस्पति के अधीन होते थे। नेक्स्ट हमारा है, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, और प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी वो ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन जो है वो 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। अशोक के अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ, यानी जो अशोक का अर्थशास्त्र है उसमें जो 18 तीर्थों की बात की गई है वो कौन कौन से थे। प्रथम मंत्री यानी प्रधानमंत्री। दूसरा जो था पुरोहित धर्म एवं दान विभाग का प्रधान होता था। तीसरा सेनापति जो हो वो सैन्य विभाग का प्रधान होता था। चौथा युवराज जो था वो राजपुत्र होता था। पांचवा दैवारिक जो है राजकीय द्वार का रक्षक होता था। छठा अंतर्वैदिक जो है अंतःपुर का अध्यक्ष था। संहर्ता जो था ये आय का संग्रह करता था। आठवां संघनिधाता जो है राजकीय कोषा अध्यक्ष था। प्रशस्ता जो है ये कारागार का अध्यक्ष था। प्रदेष्टि जो था ये कमिश्नर था। पौर जो था नगर का कोतवाल को कहा जाता था। व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश हुआ करता था। नायक नगर रक्षा का अध्यक्ष कहलाता था। कर्मांतिक उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष हुआ करता था। मंत्रिपरिषद अध्यक्ष 15वां जो मंत्रिपरिषद अध्यक्ष था। 16वां दंडपाल जो सेना का सामान एकत्र करने वाला होता था। 17वां दुर्गपाल जो था दुर्ग का रक्षक होता था। अंतपाल जो है वो सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक हुआ करता था। नेक्स्ट हमारा है बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वाले को मृत्युदंड दिया जाता। यानी मौर्य काल में जो है बिक्री कर के रूप में जो है वो बिक्री का जो होता थी उसका 10वां भाग वसूला जाता था, और इसे बचाने वाले जो चोरी करते थे बिक्री कर को उन्हें मृत्युदंड जो है दिया जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमोई मार्ग निर्माण
जो मार्ग निर्माण अधिकारी था, एक मेगास्थनीज के अनुसार जो है एग्रोनोमोई जो था वो मार्ग निर्माण अधिकारी था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वरोही सैनिक, 9,000 हाथी व 8,000 रथ थे। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी 6 लाख की फौज से सारे भारत को रौंद दिया। यह बात सही भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को लुटेरों की सेना कहा। नेक्स्ट पॉइंट जो है, युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। नेक्स्ट है हमारा प्रशासनिक समिति एवं उनके कार्य। समिति, जो उस समय प्रशासनिक समिति हुआ करती थी, वो समिति कौन थी और उनके कार्य क्या थे? तो समिति प्रथम समिति का कार्य जो था वो उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण, और द्वितीय समिति जो थी उसका कार्य था विदेशियों की देखरेख, और तृतीय समिति जो थी उसका कार्य था जन्म मरण का विवरण रखना, और चतुर्थ समिति जो थी उसका कार्य था व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल, और पंचम समिति जो थी वो निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करती थी, और कस्टम जो थी वो बिक्री कर वसूल करना उसका कार्य था। नेक्स्ट हमारा है सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रख रखाव जो है वो 5 सदस्यीय अच्छा समितियां करती थी। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य यानी सर्प नामक अमात्य के अधीन था। यानी मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग जो है महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन होता था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को जो है संस्था कहा जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को जो है वो संचार कहा जाता था। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को जो है वो राजुक कहा जाता था। यानी अशोक के समय जो जनपदीय न्यायालय थे उसके न्यायाधीश को जो है वो राजुक कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को जो है वो अदेव मात्रक कहा जाता था। मौर्य काल में द्रोण अनाज के माप के लिए प्रयोग होता था। यानी द्रोण शब्द का प्रयोग जो है मौर्य काल में अनाज के माप के लिए किया जाता था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। यानी मेगास्थनीज द्वारा जो है भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा गया है। फर्स्ट दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा अहीर, चौथा कारीगर, पांचवा सैनिक, छठा निरीक्षक एवं सातवां सभासद। स्वतंत्र वैश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपा जीवा कहलाती थी। नेक्स्ट पॉइंट है नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। भगवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था वो बृहद्रथ था। इसकी हत्या करके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 1085 ईसा पूर्व में कर दी थी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली थी। नोट, अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र में था। फ्रेंड्स, एक पॉइंट और हमारा है सैन्य समितियां एवं उनके कार्य। तो समिति जो सैन्य थी वो 6 जो थी उनका कार्य क्या होता था? प्रथम समिति जो थी वो जल सेना की व्यवस्था करती थी। द्वितीय समिति जो थी वो यातायात एवं रसद की व्यवस्था करती थी। तृतीय समिति जो थी वो पैदल सेनानियों की देखरेख करती थी। चतुर्थ जो थी वो
अश्वरोहियों की सेना की देख रेख करती थी, और पंचम जो थी वो गज सेना की देख रेख करती थी, और खष्टम जो थी वो रथ सेना की देख रेख करती थी। तो ये हमारी 6 समितियां हुई जो युद्ध सेना से संबंधित थी। नेक्स्ट हमारा है फ्रेंड्स, ये इतने पॉइंट्स तो हमारे लूसेंट में दिए गए हैं। नेक्स्ट मैंने जो अदर पुस्तकों से लिया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स, मौर्य राजवंश की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत का अपना शासन स्थापित किया और जिसका विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य से बड़ा था। यानी चंद्रगुप्त मौर्य भारत का एक ऐसा सम्राट था जिसने एक बृहत भारत के पर अपना शासन स्थापित किया और जिसका विस्तार जो है ब्रिटिश साम्राज्य से भी बड़ा था। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया था। यानी चंद्रगुप्त मौर्य ही एक ऐसा शासक था जिसने सर्वप्रथम जो है भारत को राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया। नेक्स्ट हमारा है विशाख दत्त द्वारा कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को नंदराज का पुत्र माना गया है। यानी विशाख दत्त द्वारा जो रचित मुद्रा राक्षस पुस्तक है उसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य को नंद राजा का पुत्र बताया गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को ब्रसल तथा कुलहीन भी कहा गया, और मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है विशाख दत्त द्वारा रचित, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को ब्रसल तथा कुलहीन भी कहा गया है। गुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी थी, और गुंडीराज जो था वो मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी थी। मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाख दत्त के नाम से 2 अन्य रचनाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। यानी मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त जो है विशाख दत्त ने 2 अन्य रचनाएं की थी। प्रथम देवी चंद्रगुप्तम तथा द्वितीय अभिसारिका वंचितक और अभिसारिका वंदितक। क्षेमेंद्र कृत बृहत कथा मंजरी तथा सोमदेव कृत कथा सरिता सागर में चंद्रगुप्त के शूद्र उत्पत्ति के विषय में विवरण मिलता है। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में बृहत कथा मंजरी और कथा सरिता सागर में बृहत कथा मंजरी जो क्षेमेंद्र द्वारा रचित है, और सोमदेव द्वारा रचित कथा सरिता सागर में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए शूद्र शब्द से उत्पन्न बताया गया है। बौद्ध ग्रंथ महाबोधिवंश के अनुसार जो है, और बौद्ध ग्रंथ जो था महाबोधिवंश के अनुसार चंद्रगुप्त राजकुल से संबंधित था तथा वह मौर्य नगर में उत्पन्न हुआ था। हेमचंद्र के फरशिष्ट पर्वन में चंद्रगुप्त मौर्य को मयूर पोषकों के ग्राम के मुखिया के पुत्री का पुत्र बताया गया है। नेक्स्ट हमारा है विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रोकोट्स की पहचान जो है मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की है। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है। जस्टिन ने सैंड्रोकोटस यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। ऋषि चाणक्य ने अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा था। यानी चाणक्य के पिता का नाम जो था वो चाणक्य था। अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में इसी पुस्तक में उल्लेखित कौटिल्य तथा पदखंड में उल्लेखित विष्णुगुप्त नाम भी सामान्यतः चाणक्य से की जाती है। यानी चाणक्य के पिता का नाम चाणक्य था, और अर्थशास्त्र में जो है वो चाणक्य को कौटिल्य के नाम से संबोधित किया गया है, और पदखंड में जो है वो विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। पुराणों में उसे द्विजर्षभ यानी ज्येष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। कौटिल्य यानी चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। इसमें राजा के सप्तांग सिद्धांत और जो अर्थशास्त्र में जो है राजा के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किया गया है। सप्तांग सिद्धांत मतलब राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की व्याख्या मिलती है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है वो ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, अपितु
राजनीतिक शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। यानी कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है वो ऐतिहासिक ग्रंथ से संबंधित नहीं है, अपितु उनका अर्थशास्त्र जो है वो राजनीतिक शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ माना जाता है। इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। यानी कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना जो है वो मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। राजनीतिक तौर पर समस्त भारत का एकीकरण जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में संभव हुआ। प्रारंभिक विजयों के फलस्वरूप चंद्रगुप्त का साम्राज्य व्यास नदी से लेकर सिंध नदी तक के प्रदेश पर हो गया। रुद्रादमन के अभिलेख से पश्चिम भारत पर उसका अधिकार प्रमाणित होता है। जैन ग्रंथों के अनुसार सौराष्ट्र के साथ साथ अवंती पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था। उसकी मृत्यु के समय उसके साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत से पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक, यानी चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु जिस समय हुई उस समय चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य विस्तार जो है वो पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत से लेकर पूर्व में बंगाल खाड़ी तक तथा उत्तर में हिमालय की श्रृंखलाओं से दक्षिण में मैसूर तक फैला था। नेक्स्ट हमारा है 150 ईस्वी के रुद्रादामन के जूनागढ़ शिलालेख में अनर्त और सौराष्ट्र प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई के बांध के निर्माण का उल्लेख मिलता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि पश्चिमी भारत का यह भाग जो है मौर्य साम्राज्य में शामिल था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को 305 ईसा पूर्व में परास्त किया था। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रोकेडीज कहा है। विद्वानों के अनुसार अमित्रोकेडीज का संस्कृत रूप है अमित्रघात, यानी शत्रुओं का नाश करने वाला। जैन ग्रंथ में उसे सिंहसेन कहा गया है। यानी जैन ग्रंथ में जो है वो बिंदुसार को सिंहसेन नाम से जाना जाता है। जैन ग्रंथ में बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा मिलता है। दिव्यवादन के अनुसार बिंदुसार के समय तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, जिसको दबाने के लिए उसने अपने पुत्र अशोक को भेजा था। स्ट्रेबो के अनुसार बिंदुसार के समय में मिस्र के राजा एंटियोकोस ने डाइमेकस नामक राजदूत भेजा था। पिलनी के अनुसार मौर्य राज दरबार में मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायोनिसियस नामक राजदूत भेजा था। बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकोसस से 3 वस्तुओं की मांग की थी। ये वस्तुएं थी मीठी मदिरा, सूखी अंजीर तथा दार्शनिक। एंटियोकोस ने दार्शनिक को छोड़कर से सभी वस्तुएं बिंदुसार के पास भिजवा दिया था। बौद्ध साक्ष्यों के अनुसार अशोक अपने पिता के शासनकाल में अवंती का उपराजा यानी वायसराय था। असम और सुदूर दक्षिण को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत आता था। अशोक ने अपनी प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रखकर ही ऐसे व्यवहारिक नाम धर्म का प्रतिपादन किया जिसका पालन आसानी से सब कर सकें। सहिष्णुता, उदारता एवं करुणा उसके त्रिविध आयाम थे। अशोक 273 ईसा पूर्व के लगभग मगध का राजा बना एवं लगभग 4 वर्ष बाद जो है वो 269 ईसा पूर्व में उसका राज्याभिषेक हुआ था। उसके शिलालेखों में सर्वत्र उसे देवानाम प्रिय या देवानाम प्रियदर्शी कहा गया है, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। दशरथ भी अशोक की तरह देवानाम प्रिय की उपाधि धारण करता था। नेक्स्ट हमारा है सिंघली अनुश्रुतियों, दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगीत हुई थी। इसकी अध्यक्षता मौखल सिपुत्र तिस्य नाम प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु ने की थी। दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक को
उसके शासन के चौथे वर्ष निग्रोध नामक भिक्षु ने बौद्ध मत में दीक्षित किया। तत्पश्चात मोगल तिस्य ने के प्रभाव से वह पूर्ण रूपेण बौद्ध हो गया। दिव्य वादन के अनुसार अशोक को उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। मौर्य शासकों में अशोक और उसका पुत्र दशरथ जो है वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट हमारा है, अशोक के शिलालेखों में रजुक नाम अधिकारी का उल्लेख मिलता है। यानी अशोक के जो शिलालेख हैं उसमें रजुक नामक अधिकारी का उल्लेख किया गया है। रजुक की स्थिति जो है वो आधुनिक जिला अधिकारी से जैसी थी, जिसे राजस्व तथा न्याय दोनों क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त थे। अग्रोनोमोई जिले के अधिकारी को अग्रोनोमोई जो है वो जिले के अधिकारी को कहा जाता था। मौर्य काल में व्यापारिक काफिलों यानी कारवा जो होता था के मुखिया को शर्तवाह की संज्ञा दी गई थी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उपरांत अशोक ने आखेट तथा विहार यात्राएं रोक दी तथा उसके स्थान पर धर्म यात्राएं प्रारंभ की। राज्याभिषेक के 10वें वर्ष 8वें शिलालेख से संबोधित तथा 20 वर्ष बाद रुन्नमदेई अभिलेख से रुन्नमदेई कहा गया तथा उसकी पूजा की गई। इतिहासकार विसेंट आर्थर स्मिथ ने अपनी पुस्तक इंडियन लीजेंड ऑफ अशोक में साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर उपगुप्त के साथ अशोक की धम्म यात्राओं का क्रम इस प्रकार दिया है। फर्स्ट है लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती। यानी अशोक ने सबसे पहले लुम्बिनी, उसके बाद कपिलवस्तु, उसके बाद बोध गया, उसके बाद सारनाथ, फिर कुशीनगर, उसके बाद श्रावस्ती की यात्राएं की थी। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की थी। 20वें वर्ष जो है वो लुम्बिनी की यात्रा की थी तथा वहां एक शिला स्तंभ स्थापित किया था। यानी लुम्बिनी में एक शिला स्तंभ स्थापित किया। बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम का भोग कर माफ कर दिया तथा भू राजस्व जो है वो 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। नेक्स्ट हमारा है कालसी, गिरनार और मेरठ के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। कालसी, गिरनार और मेरठ के अभिलेख जो हैं ये ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभिलेखों का विभाजन जो है वो 3 भागों में किया गया है, जो मैंने पहले भी बताया है आपको। एक शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख और तीसरा गुहालेख। शिलालेखों की संख्या 14 विभिन्न 14 लेखों का समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए। और अशोक के जो 14 शिलालेख हैं ये 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। ये स्थान है शाहबाजगढ़ी, मनसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एरागुड़ी और सोपारा। अशोक के अधिकांश अभिलेख जो हैं प्राकृतिक भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेखों शाहबाजगढ़ी एवं मनसेरा की लिपि जो है ब्राह्मी न होकर खरगोष्ठी है। तक्षशिला से आरमाइक लिपि में लिखा एक भग्न अभिलेख सरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा आरमाइक लिपि में लिखा गया है। द्विभाषीय यूनानी एवं सीरियाई भाषा अभिलेख तथा लंघमान नामक स्थान से आरमाइक लिपि में लिखा गया अभिलेख आरमाइक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन पत्थर की पट्टियों पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया था। इस कार्य को संपादित करने वाले प्रथम विद्वान सर जोसेफ प्रिंसप थे, जिन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय हासिल किया। Dr.
भंडारकर ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रशंसनीय प्रयास किया। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता जो है श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से चला है। कुछ और स्थानों के अभिलेखों से इस प्रकार की लिपि का साक्ष्य मिला है, जिनके नाम इस प्रकार हैं: पिपर, हवा, सोहगौरा और महास्थान। प्राचीन भारत में खरगोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय जो है वो मैसन, प्रिंसेप, नोरिस, लेसन, कनिंघम आदि विद्वानों को है। यानी खरगोष्ठी लिपि को पढ़ने का श्रेय जो है वो मैसन, प्रिंसेप, नोरिस, लेसन और कनिंघम को जैसे विद्वानों को दिया जाता है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी और खरगोष्ठी लिपि जो है ये मुख्यतः उत्तर पश्चिमी भारत की लिपि थी। अशोक का नामोल्लेख करने वाला गुर्जरा लघु शिलालेख मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। यानी अशोक के नामों का उल्लेख करने वाला गुर्जरा लघु शिलालेख जो है वो मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। मस्की, नेतुर एवं उडगोलम के शिलालेखों में भी अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है। भाब्रू स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। यानी जो भाब्रू का स्तंभ लेख है इसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है और भाब्रू अभिलेख से अशोक के बौद्ध धर्मावलंबी होने का भी प्रमाण मिलता है। अशोक के प्रथम शिलालेख में पशुबलि निषेध के संदर्भ में लेख इस प्रकार है: यहाँ कोई जीव मारकर बलि न दिया जाए और न कोई उत्सव किया जाए। पहले प्रियदर्शी राजा की पाकशाला में प्रतिदिन सैकड़ों जीव मांस के लिए मारे जाते थे, लेकिन अब इस अभिलेख के लिखे जाने तक सिर्फ 3 पशु प्रतिदिन मारे जाते हैं। 2 मोर, 1 मृग, इसमें भी मृग हमेशा नहीं मारा जाता। ये तीनों भी भविष्य में नहीं मारे जाएंगे। 5वें स्तंभ लेख में भी अशोक द्वारा राज्याभिषेक के 26वें वर्ष बाद विभिन्न प्रकार के प्राणियों के वध को वर्जित करने का स्पष्ट उल्लेख है। नेक्स्ट है हमारा अशोक के राज्यकाल की पहली बड़ी घटना कलिंग युद्ध और इसमें अशोक की विजय थी। अशोक के 13वें शिलालेख से इस युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। यह घटना अशोक के शासनकाल के 8वें वर्ष बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व में घटित हुई। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर अपना दुख और पश्चाताप व्यक्त किया है। अशोक के दीर्घ शिलालेख यानी 12वें शिलालेख में सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि होने की कामना की गई है तथा धार्मिक सहिष्णुता एवं पालनीय उपाय बताए गए हैं। अशोक के दूसरे एवं 13वें शिलालेख में संगम राज्यों चोल, पांड्या, सतयुग एवं केरलपुत्र सहित ताम्रपर्णी की सूचना मिलती है। ताम्रपर्णी यानी श्रीलंका की सूचना मिलती है। मौर्य शासक अशोक के 13वें शिलालेख से ज्ञात होता है कि अशोक के 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे, जिनमें अंतियोक यानी एंटियोकोकस सेकंड, थियोकोस सीरिया का शासक, तुरमय या तुरामाय, टोलमी द्वितीय, फिलाडेल्फस मिस्र का राजा, अंतकिनी, एंटीगोनस, गोनातास मेसिडोनिया का या मकदूनिया का राजा, मग यानी सारीन का शासक, अलिक सुंदर यानी अलेक्जेंडर, एपाइरस या एम्पिरस का राजा। गोरखपुर जिले से प्राप्त सहगौरा ताम्र अभिलेख और बांग्लादेश के बोगरा जिले से प्राप्त महास्थान अभिलेख की रचना अशोक कालीन प्राकृतिक भाषा में हुई और उन्हें ईसा पूर्व 3री सदी की ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है।
ये अभिलेख अकाल के समय किए जाने वाले राहत कार्यों के संबंध में है। इसी अकाल की पुष्टि जैन स्रोतों से होती है। मौर्य काल में न्यायालय मुख्यतः दो प्रकार के थे, धर्मस्थायी तथा कंटक शोधन। धर्मस्थायी दीवानी तथा कंटक शोधन जो है वो फौजदारी न्यायालय थे। गुप्तचरों को अर्थशास्त्र में गूढ़ पुरुष कहा गया है। गुप्तचरों को अर्थशास्त्र में वो गूढ़ पुरुष के नाम से संबोधित किया गया है। अर्थशास्त्र में दो प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख मिलता है, संस्था अर्थात एक ही स्थान पर रहने वाला तथा संचरा अर्थात प्रत्येक स्थान पर भ्रमण करने वाला। मैगस्थनीज की इंडिका में पाटलिपुत्र नगर के प्रशासन का वर्णन मिलता है। इनके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन जो है वो 30 सदस्यों वाली समितियों द्वारा होता था। इनकी कुल संख्या जो है 6 होती थी तथा प्रत्येक समिति 5 सदस्य होते थे। तीसरी समिति जनगणना का हिसाब रखती थी। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, तो इस पॉइंट को छोड़कर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। मौर्य युग में नगरों का प्रशासन नगर पालिकाओं द्वारा चलाया जाता था, जिसका प्रमुख नगरक और पूर्व मुख्य था। यानी नगर पालिकाओं का जो प्रमुख होता था वो नगरक कहलाता था या प्रमुख कहलाता था। मैगस्थनीज ने तत्कालीन भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है, जो इस प्रकार हैं: दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक एवं मंत्री। मैगस्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। उसके अनुसार मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और न ही उसे भिन्न पेशा ही अपना सकता था। इतिहासकार स्मिथ के अनुसार हिंदकुश पर्वत भारत की वैज्ञानिक सीमा थी। अशोक के अभिलेखों में मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांतों के नाम मिलते हैं। उत्तरापथ की राजधानी जो थी वो तक्षशिला थी। अवंतिरट्ट की राजधानी उज्जैनी थी। कलिंग की राजधानी तोसली थी। दक्षपथ की राजधानी सोनगिरी थी और प्राच्य या पूर्वी प्रदेश की राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र थी। भाग एवं बलि प्राचीन भारत में राजस्व के स्रोत थे। भाग एवं बाली जो थे प्राचीन भारत के राजस्व के स्रोत थे। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि राजा भूमि का मालिक होता था। वह भूमि से उत्पन्न उत्पादन के एक भाग का अधिकारी था। इस कर को भाग कहते थे। इसी प्रकार बलि भी राजस्व का स्रोत होता था। मौर्य मंत्र परिषद में राजस्व एकत्र करने का कार्य जो है वो समहर्ता के द्वारा किया जाता था। अंतपाल सीमा का रक्षक या सीमावर्ती दुर्ग की देखभाल करता था, जबकि प्रतिष्ठा विषयों या कमिश्नरियों का प्रशासक था। उपर्युक्त पदाधिकारियों के अतिरिक्त अन्य पदाधिकारी थे। पांड्याध्यक्ष वाणिज्य का अध्यक्ष जो था वो पांड्याध्यक्ष कहलाता था। सूरा अध्यक्ष या सूना अध्यक्ष जो था वो बूचड़ खाने के अध्यक्ष को कहा जाता था। गणिका अध्यक्ष जो है वो व्यवसायों का निरीक्षक था। सीता अध्यक्ष जो था वो राजकीय कृषि का अध्यक्ष होता था। अकारा अध्यक्ष जो था वो खानों का अध्यक्ष था। लक्षणा अध्यक्ष जो था वो छापे खाने का अध्यक्ष था। लोहा अध्यक्ष जो था वो धातु विभाग का अध्यक्ष था तथा नवाध्यक्ष जो था वो जहाज रानी विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था। नेक्स्ट है, गांवों के शासन को स्वतःशाही पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था सूत्रपात मौर्यों ने किया था। इस काल में ग्राम सभा गांव से संबंधित किसी भी मुद्दे का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र थी। नेक्स्ट हमारा है, अर्थशास्त्र में पति द्वारा परित्याग पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई थी। मौर्यकालीन समाज में तलाक की प्रथा थी। पति के बहुत समय तक विदेश में रहने या उसके शरीर में दोष होने पर पत्नी उसका त्याग कर सकती थी। इस प्रकार पत्नी के व्यभिचारिणी होने या बंध्या होने जैसी दशाओं में पति उसका त्याग कर सकने का अधिकारी था। नेक्स्ट हमारा है, विदेशियों को भारतीय समाज में मन द्वारा क्षत्रिय का सामाजिक स्तर दिया गया था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने कराया था। इस स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की आकृति
बनी है जो शक्ति का प्रतीक है। इस प्रतिकृति को भारत की सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया है। मौर्य युगीन सभी स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थरों से निर्मित हैं। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसका निर्माण जो है वो अशोक ने करवाया था। इस स्तूप का आरंभिक काल 3री शताब्दी ईसा पूर्व था, जबकि भरहुत का स्तूप जो है वो मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। सांची तथा भरहुत के स्तूपों की खोज जो है वो अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के दाहिने तट पर स्थित है। कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने 1797 ईस्वी में इस स्तूप का पता लगाया था। सारनाथ का धेमक स्तूप जो है वो गुप्तकालीन है, जो बिना आधार के समतल भूमि पर बनाया गया है। बिहार में पटना के समीप यानी पाटलिपुत्र के समीप बुलंदीबाग एवं कुम्भहार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। इन्हीं प्रकाश में लाने का श्रेय जो हुआ स्पूनर महोदय को है। बुलंदीबाग से नगर के परकोटे के अवशेष तथा कुम्भहार से राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बुलंदीबाग पाटलिपुत्र का प्राचीन स्थान था, जिस महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने 1084 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना की थी, वह इतिहास में पुष्यमित्र शुंग के नाम से विख्यात है। ईसा पूर्व की कुछ शताब्दियों में चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक के गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था। उस क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील खुदवाई तथा अशोक ने ईसा पूर्व 3री शताब्दी में इससे नहर निकाली। शाक छत्र रुद्रादमन के जूनागढ़ अभिलेख में इन दोनों के कार्यों का वर्णन है। जूनागढ़ के शासक रुद्रादामन ने इस झील की मरम्मत करवाई थी। तो फ्रेंड्स, ये इतना हमारा मौर्य वंश से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जो हमारे एग्जाम के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो लेक्चर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, थैंक यू सो मच।